हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो यूनिट 6 कंटिन्यू करेंगे आज, जिसमें हम स्वास्थ्य कार्य एवं सार्थकता के बारे में बात करेंगे। अब ये जो यूनिट्स हैं इनमें समझने का कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें रीड करना है। और हालांकि मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड कर रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। बाकी सिंपल है कि हमें साफ सफाई कैसे रखना चाहिए, इसके क्या मतलब किस तरह से चीज़ों को हमें स्वास्थ्य की संकल्पना के बारे में, विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, स्वास्थ्य हमारे किस किस एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है। जैसे कि आपको पता है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आप मानसिक रूप से भी सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो उन सब के बारे में तो हम यहाँ पर बात करेंगे स्वास्थ्य की संकल्पना। स्वास्थ्य एक मिश्रित अस्तित्व है जो एक जीवित सत्ता की कार्य क्षमता के बारे में बताता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को परिभाषित किया एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती और बीमारी तथा असक्तता की पूर्ण अनुपस्थिति के रूप में। हेल्थ, अरे यार यहाँ पर ना कुछ एरर है, एरर कुछ इस तरह का है यहाँ पर। जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे भी इसको 2 बार पढ़ के देखा था, तभी समझ में आया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को परिभाषित करा। इन्होंने हेल्थ की एक डेफिनेशन दी है, एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती। यानी कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक एंड सामाजिक रूप से तंदुरुस्त हो, बीमारी तथा आएगा यहाँ पर, बीमारी तथा आसक्त की पूर्ण अनुपस्थिति, किसी भी प्रकार की बीमारी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, इसके रूप में हेल्थ को इन्होंने बताया। हेल्थ जो है अंग्रेजी के पुराने शब्द हेल्थ से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है स्वस्थ होने की स्थिति, जो प्रायः शरीर के स्वस्थता का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो हेल्थ का मतलब कुल मिलाकर यही हो गया कि आप यदि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से या भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो तो आप कह सकते हो कि आप एक हेल्दी पर्सन हो। सूक्ष्म कोश की, बृहद कोश की दोनों स्तर पर एक जीव की कार्यात्मक व उपापचय कार्य क्षमता का स्तर है। स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में सामान्यतः एक जीव की चुनौतियों के समक्ष से लड़ने की योग्यता और प्रभावी पुनरुत्थान व संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के रूप में की जाती है, जिसे स्थायी रूप से सामान्य रूप में। कुछ भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम बस बात कर रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति क्या रहेगा, कौन किससे आप कहोगे, तो वो सारी चीज़ें तो अंडरस्टूड होती हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए आप कभी भी कुछ भी चीज़ देख लो, स्वास्थ्य देख लो, आपका व्यक्तित्व देख लो, आपकी बुद्धि देख लो, आपका अधिगम देख लो, आपका वृद्धि विकास देख लो, आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ही इन सबको प्रभावित करती है। जैसे कि शिक्षा और साक्षरता हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, यानी कि अगर हमें अच्छी शिक्षा मिलती है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भौतिक वातावरण, हम किस वातावरण में रह रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन यानी प्रदूषण तो नहीं है। जीव विज्ञान और अनुवांशिकता, संस्कृति, लिंग, आमदनी, सामाजिक स्थिति, रोजगार, कार्य करने की स्थिति, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और स्वस्थ बाल विकास, ये सब वो चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो ये अंडरस्टूड ये कि हाँ ये चीज़ें हैं जो प्रभावित करेंगी ही, इनमें से कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ होती है तो हमें समस्याएं आती हैं। जहाँ पर लिंग की बात करें तो लिंग के आधार पर यानी कि जेंडर के आधार पर भी कुछ अलग अलग बीमारियाँ होती ही हैं। स्वास्थ्य के कुछ पहलुओं के बारे में बात की। शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब यह है कि आपके जो शरीर के अंग हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हों, बाह्य अंग उचित रूप से काम कर रहा है जैसा कि इससे सामान्यतः कार्य करने की आशा की जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य के बाद फिर आती हैं हम संवेदनात्मक स्वास्थ्य यानी कि इमोशनल हेल्थ। केवल लोगों का केवल शारीरिक अस्तित्व ही नहीं है, संपूर्ण तंदुरुस्ती प्राप्त करने के लिए संवेदनात्मक स्वस्थता की अभिदृष्टि स्थिति अनिवार्य है, यानी कि आप संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ हो, यह भी जरूरी है। इस संदर्भ में संवेदनात्मक स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की उनकी संवेदनाओं को व्यक्त करने की योग्यता, सीखने की योग्यता तथा समाज के साथ सार्थक अंतःक्रियाओं एवं संबंधों की योग्यता को शामिल करता है। लोगों के साथ उसके संबंध कैसे, रिलेशंस कैसे हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा कि उस व्यक्ति का संवेगात्मक स्वास्थ्य, संवेदनात्मक स्वास्थ्य कैसा है, यानी कि इमोशनल हेल्थ उस व्यक्ति की किस तरह की है। नए शोध ने प्रदर्शित किया है कि इसका एक अन्य तरीका है, अधिक संभव है कि खुश लोग सफल बनने वाले मुख्य बिंदुओं के लक्ष्य के प्रति कार्य करते हैं, जरूरी संसाधनों का पता लगाते हैं और अपनी ऊर्जा एवं आशावादिता से अन्य लोगों को आकर्षित करते हैं। जो लोग खुश होते हैं वे सफल अच्छी तरीके से हो जाते हैं, आसानी से होते हैं। आसानी से नहीं, बस ये होता है कि वो खुश होते हैं तो उनके सामने कभी भी समस्या आती है तो वे उसके समाधान के बारे में सोचते हैं, ठीक है, अपनी जो एनर्जी है उसको इस जगह लगाते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक, आगे बात करें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, तो मानसिक स्वास्थ्य तंदुरुस्ती की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यताओं को कार्यान्वित करता है, जीवन के सामान्य
तनावों से लड़ सकता है। जो भी छोटे मोटे स्ट्रेस जीवन में आते रहते हैं, आपकी लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं, उन अप डाउन्स में आप किस तरह से रहते हो, उनका सामना किस तरह से करते हो, तो आपके मानसिक स्वास्थ्य के अंदर आ जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य इन कारकों पर आधारित है: विवेचनात्मक सोच यानी कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान की क्षमता, सृजनात्मकता, शिक्षा और अधिगम लक्ष्य, परिवर्तन को अनुकूल बनाने की योग्यता, संसाधनों को प्राप्त करने की योग्यता, और मानसिक स्थितियां और योग्यताएं या चुनौतियां। तो ये जो चीज़ें हैं ये आएंगी हमारे मानसिक, इन चीज़ों पर हमारी मानसिक स्वास्थ्य जो है वो डिपेंड करेगा। फिर आता है सामाजिक स्वास्थ्य। एक संतुलित एवं स्वस्थ जीवन शैली सृजित करने एवं बनाए रखने में सामाजिक अच्छाई एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप सामाजिक रूप से अच्छे हो तो आप एक स्वस्थ जीवन शैली को वहाँ पर जी सकते होंगे। सामाजिक तंदुरुस्ती के कुछ घटक हैं। आपके पास आपके जीवन में सतर्क एवं स्वस्थ संबंध, मतलब कि आप अपनी लाइफ में सतर्क हो, स्वस्थ रूप से रहते हो। आपका सामाजिक नेटवर्क कैसा है, जैसे क्लब संगठन से आप किस तरह से जुड़े हुए हो। आपकी सुरक्षा का स्तर, आपकी आवास स्थिति यानी कि आपका घर किस लोकेशन पर है। आपकी अंतर्निर्भरता का स्तर, आप दूसरों पर कितने डिपेंडेंट हो या फिर आप ज़्यादा निर्भर नहीं हो, खुद काम सारे काम आप खुद ही कर लेते हो। अपने समुदाय के साथ सकारात्मक अंतःक्रियाएं, विविधता को आपकी स्वीकृति। इसका तात्पर्य है लोग उनकी निर्जातीय, लिंग, लैंगिक अनुकूलन, योग्यता व क्षेत्र की लापरवाही को स्वीकारते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामाजिक तंदुरुस्ती के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य मतलब कि आपका स्पिरिचुअल हेल्थ। देखो कई लोग हैं जो आध्यात्मिकता को सीधे धर्म से जोड़ देते हैं या फिर पूजा पाठ से जोड़ देते हैं, लेकिन धार्मिक आध्यात्मिकता टॉपिक ही अलग है। मैं आपको सही बताऊं, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बहुत समझना हो तो आप ये वाला जो पॉइंट है इसमें हाईलाइटेड चीज़ों को छोड़कर सारी चीज़ों को पढ़ लो। अगर जब आप पूरा ही पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप चाहो तो आप एक बुक पढ़ सकते हो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। हिंदी में ये आता है योगी कथामृत नाम से आती है ये बुक। ठीक है, काफ़ी बढ़िया बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। मैंने इस बुक को ऑडियो में भी सुना है और अभी मैं इसकी रीडिंग भी ले रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया बुक है। आप चाहें कभी फ्री वगैरह हो तो इस बुक को पढ़ भी सकते हैं, और ये ऑडियो फॉर्म में आपको उस पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप इसे सुन भी सकते हैं। आध्यात्मिकता का आधार आपके जीवन में सार्थकता को ढूंढता है और जानकारी देता है कि आपके पास पूर्ण करने का एक उद्देश्य है। जीवन में सार्थकता जानने के लिए आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक होना जरूरी है। एक सफल आध्यात्मिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को न केवल ईश्वर के साथ बच्चों के संबंधों को खोजने में सहायक होना चाहिए, बल्कि उसकी ईश्वरत्व की अपनी समझ तथा महान उद्देश्य और शारीरिक क्षेत्र के अतिरिक्त प्राथमिकताओं की समझ को भी खोज करता है। तो आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप ईश्वर के साथ बच्चों के संबंधों को खोज रहे हो, आप इससे भी ऊपर चीजें और कौन कौन सी प्राथमिकता हैं और कौन कौन से महान उद्देश्य हैं उन्हें भी आप यहाँ से पता कर सकते हो। ठीक, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो एक छोटी सी। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं आगे। स्वास्थ्य का अभिप्राय वही है, आप ज़्यादा मोटे तो नहीं हो रहा, ज़्यादा पतले तो नहीं हो रहा, खाना टाइम पे खा रहे नहीं, आपके शरीर के सभी अंग सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। परिवार के लिए स्वास्थ्य का अभिप्राय। एक परिवार में रहने वाले एक सामाजिक जीव के रूप में मनुष्य का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, जैविक दृष्टिकोण स्वास्थ्य की संकल्पना में अंतर्निहित है। मतलब वह साइकोलॉजी की तरह से यानी मनोवैज्ञानिक की तरह से ठीक है, सामाजिक जैविक दृष्टिकोण के साथ सही है नहीं। ठीक है, यानी सामाजिक रूप से भी ठीक हो, बायोलॉजिकल तरीके से भी ठीक हो, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी ठीक हो, तो उसे हम बोलेंगे। मैंने कुछ गलत बोल दिया यहाँ पर, एक बार दो बार पढ़ लेता हूँ। एक परिवार में रहने वाले एक सामाजिक जीव के रूप में मनुष्य का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, जैविक दृष्टिकोण स्वास्थ्य की संकल्पना में अंतर्निहित है। हाँ ठीक है, वही मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, जैविक दृष्टिकोण। ठीक है, इसमें वही आ गया, मनोविज्ञान आ गया आपका, आपका सामाजिक व्यवहार आ गया और आपका जैविक दृष्टिकोण आ गया।
समुदाय के लिए स्वास्थ्य का अभिप्राय, अगर आप वही है समुदाय ठीक रहता है, मैं आपसे ही समुदाय जुड़ा हुआ है, आप ठीक हो तो समुदाय ठीक ही, आप ठीक नहीं हो तो समुदाय ठीक नहीं है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बीच संबंध। खराब स्वास्थ्य निम्न विद्यालय स्तरों का नेतृत्व करता है। आपके विद्यालय में स्वास्थ्य खराब है बच्चों का मतलब आपके विद्यालय का स्तर भी खराब है। शिक्षितों का परिवार विद्यालय शिक्षा और स्वास्थ्य को भी सुधारता है। जो लोग शिक्षित होते हैं उन्हें पता है कि खाना खाते समय, बनाते समय या कुछ भी करते समय हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह से स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। बढ़ी हुई शिक्षा सीधे तौर पर स्वास्थ्य को सुधारता है। सही है, शिक्षा बढ़ती है तो स्वास्थ्य भी उससे सुधरता ही है। शिक्षा का स्वास्थ्य प्रभाव हम यही कह सकते हैं कि यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप सही तरीके से शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाओगे। कितना भी सरल टॉपिक को आप नहीं सीख पाओगे अगर आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत भी गड़बड़ है तो। ठीक, तो ये हमारी 60 यूनिट फिनिश होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आ गई। व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विचार 1940 में कल्पित किया गया था, जिसमें 6 मुख्य घटकों को सम्मिलित किया गया था। बस ये चीज़ है जो एग्जाम्स में आ सकती है इस यूनिट में से। चिकित्सा देखभाल, स्वास्थ्य विद्यालय पर्यावरण और विद्यालय भोजन, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, इन चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, द आइडिया ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम तो किसके अंदर आया? व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम 1940 में इन्होंने 6 घटकों को सम्मिलित किया। उन 6 घटकों में क्या क्या है? मेडिकल केयर है, हाइजेनिक स्कूल एनवायरनमेंट है, स्कूल लंच है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है। ठीक, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस पूरी यूनिट में। बाकी तो जस्ट अब हम सब पढ़ रहे हैं तो हमको सब कुछ पढ़ ही लेना चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। यूनिट 7 भी आज हम इसी के साथ ही कंटिन्यू कर देते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख पहलू। तो विद्यालय स्वास्थ्य में इन्होंने यही बताया कि विद्यालय में किस किस तरह की स्वच्छता होनी चाहिए, जैसे झाड़ू वगैरह लगी होनी चाहिए, स्वच्छ पेयजल होने चाहिए, स्वच्छ शौचालय मूत्रालय होना चाहिए। यह विद्यालय सत्ता और शिक्षकों की इसमें भूमिका निभाना चाहिए। विद्यालय सत्ता की क्या भूमिका हो कि भाई सह शिक्षा विद्यालय मतलब कि जहाँ पर बॉयज गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं, जहाँ पर गर्ल्स के लिए पृथक शौचालय हो। ग्रामीण बच्चों में उत्पीड़न, जानवरों के आक्रमणों आदि जोखिम से मुक्त सुविधाएं प्राप्त हो, मतलब जानवर एकदम उसमें ना घुस पाए, जैसे कुछ जंगली जानवर भी आ जाते हैं गांव के आसपास। उपयुक्त ताला हो, और फिर ये सब चीज़ आते हैं। संदूषित नहीं होना चाहिए, शौचालय दिन में 2 बार साफ होने चाहिए। 2 बार तो छोड़ो, सरकारी स्कूलों में तो 2 महीने या 2 सालों में साफ होते हैं। शौचालय मूत्रालय विकलांग बच्चों के अनुकूलित होना चाहिए। हालांकि दिल्ली में स्कूलों की हालत काफ़ी ठीक है, लेकिन मैं अदर गवर्नमेंट स्टेट के स्कूलों की हालत बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनमें शौचालय है ही नहीं। शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? शिक्षक दरवाजा इसी तरह से बंद करे, पानी का प्रयोग करे, कूड़ेदान में डाले, बिजली बंद करे, कीचड़ हटा दो। तो ये सब वही चीज़ें हैं यार, मतलब इन्हें पढ़ने का कोई सेंस भी नहीं है, ये सब चीज़ हम वैसे ही जानते हैं। ठीक है। संतुलित सुरक्षित आहार, आहार सुरक्षित होना चाहिए। शिक्षक बच्चों को शिक्षित कर भोजन से होने वाली बीमारियों से बचा सकता है। शिक्षक बता सकता है बच्चों को कि आपको भोजन करने से पहले किस किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। भोजन से पहले तथा बाद में हाथ धोने को प्रोत्साहित करें। जब कक्षा में भोजन वितरित किया जा रहा हो तो शिक्षार्थियों के व्यवहार को मॉनिटर करें, मतलब कि आप देखें कि जब भोजन करते टाइम बच्चे किस तरह का बिहेवियर करते हैं, अपने हाथ पैरों को ज़्यादा इधर उधर तो नहीं चलाते हैं। पानी मतलब भोजन में देखते हैं कि नहीं, भोजन में कहीं कुछ जा तो नहीं रहा है। खाना वितरित करते समय, पकाते समय स्वयं सेवक एप्रन और सिर पर टोपी का प्रयोग करें। भोजन के लिए प्लास्टिक प्लेटों का प्रयोग ना करने के बारे में बच्चों को शिक्षित करें। बच्चों से बोलें प्लास्टिक प्लेटों की जगह कुछ और का यूज़ करो, जैसे धातुओं के बर्तनों को यूज़ करो या फिर हम पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं। अल्पाहार गृह में भोजन सुरक्षा मानक सुनिश्चित करें कि जब आप अल्पाहार ले रहे हो तो उस अल्पाहार में कौन कौन सा भोजन आप लोगे। बाहर के विक्रेताओं को स्वीकृति ना दें, मतलब बाहर जो ठेलों वगैरह पर चीज़ें मिलती हैं उन्हें आप वहाँ पर इंक्लूड ना करें। हाथ धोने की सुविधा हो है, अपवन जल निकासी प्रणाली अच्छी तरीके से होना चाहिए। पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, नालियों की साफ सफाई होना चाहिए। कूड़ा निस्तारण के लिए हमें 4R का यूज़ करना है। ये 4R काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये CTET में, DSSC में अदर एग्जाम से पूछी जाते हैं। एक R मतलब रिफ्यूज़, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। ठीक, तो ये है 4R का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। 4R के चारों मतलब पूछे जा सकते हैं। प्रकाश व्यवस्था, लाइट वगैरह ठीक आना चाहिए, ट्यूबलाइट वगैरह सही लगनी चाहिए। वायु संचार, हवा ठीक ठाक आना चाहिए। बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि उसमें आराम से बैठ सके बच्चे, कभी ग्रुप में भी बैठ सकें। समूह बैठने की व्यवस्था खंड या समूह में होना चाहिए। समूह
समूह कार्य करते समय बैठने की व्यवस्था खंड या समूह में होना चाहिए। समूह के साथ विचार विमर्श के टाइम पर शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के समक्ष होना चाहिए। लेखन कार्य के टाइम पर प्रत्येक बच्चे को श्यामपट्ट स्पष्ट दिखना चाहिए। निष्पादन कला के टाइम पर बच्चों को पर्याप्त स्थान देना चाहिए। विकलांग बच्चे के लिए दरवाजे के पास बैठना चाहिए। समस्या पैदा करने वाले शिक्षक के पास बैठने चाहिए ताकि उनकी गतिविधियां मॉनिटर हो सकें। मूल्यांकन के लिए बच्चों को मॉनिटर करने के लिए शिक्षक के पास अधिकतम स्थान होना चाहिए। तो इस तरह की बैठने की व्यवस्था हो कि अगर समूह में कार्य कर रहे हैं तो खंडों में बैठ सकें, विचार विमर्श कर रहे हैं तो शिक्षक प्रत्येक बच्चे के समक्ष हो, निष्पादन कला कर रहे हैं तो हर बच्चे को पर्याप्त स्थान वहां पर मिल सके। ठीक, तो बस यही है, इस यूनिट में कुछ ऐसा है नहीं। बाकी ये आप जानते ही हो यार कि प्रोटीन किससे मिलता है, खनिज लवण किससे मिलता है, विटामिन किससे मिलता है, तो ये सब चीज़ें अंडरस्टूड है। संतुलित आहार कैसे बोलेंगे? एक संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हमारे आयु एवं कार्य के अनुसार होते हैं। हमारी जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है, जैसे कि जब हम किशोर अवस्था में होते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर प्रोटीन हमें सही मात्रा में मिलता है तो हमारी बॉडी और अच्छे तरीके से डेवलप होती है। तो इस तरह से कि आपकी आयु के हिसाब से और काम भी होता है। जैसे कि अब मैं इस एज की बात करूँ तो मेरा काम सिर्फ टीचिंग का है, इसमें ज़्यादा फिजिकली ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, सिर्फ मेंटली वर्क करना पड़ता है, तो मेरी डाइट अलग रहेगी। वहीं पर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको फिजिकली ज़्यादा वर्क करना पड़ता है तो उसकी डाइट कुछ अलग रहेगी। आहार जो है वो आयु, लिंग, शरीर के आकार पर निर्भर करता है। इसके आधार पर ही व्यक्ति आहार लेता है। खाने की आदतें कैसी, वहाँ पर समाज कैसा है, मतलब समाज में किस तरह का खाना मिल रहा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, और मनोवैज्ञानिक कारक की आपके मनोवैज्ञानिक आप मेंटली कैसे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना खाओगे या आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए। संक्रामक बीमारियां, बीमारी का अर्थ क्या होता है? बीमारी एक दुखद स्थिति है जिसमें शरीर के कार्य विच्छुद्ध हो जाते हैं। सामान्य बीमारियों के नाम लिखें, ये सब आप जानते ही हो, और छोटी मोटी बीमारी तो इनमें से आपको हो गई होगी। मलेरिया तो एक ना एक बार सबको हुआ ही होगा। तपेदिक मतलब तो टीबी होता है शायद, तो ये तो कम को ही हुआ होगा। चिकन पॉक्स भी हुआ होगा। अब ये फैलता कैसे है? बीमारी भोजन और पानी के माध्यम से फैल जाता है, वायु के माध्यम से, दूसरे के संपर्क में आने से, और जो कीट पतंगे मक्खियां वगैरह होती हैं इनके माध्यम से, मक्खी मच्छर। जो बीमारी फैल जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं संक्रामक, जो नहीं फैल पाती उन्हें बोलते हैं हम असंक्रामक। जैसे कि एक को हृदय रोग है तो वह हृदय रोग दूसरे को नहीं होगा, एक को ब्लड प्रेशर है तो उसके संपर्क में आने पर दूसरे को ब्लड प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऐसी बीमारियां हैं। आसन, ये चीज़ अच्छी थी इसमें। आसन क्या होता है? देखो, जब यदि आप योग आसन वगैरह करते हो तो इससे फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी बढ़िया रहती है। आपको इनमें से कुछ ना कुछ आसन तो करना ही चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ आपको आसन आज बताने वाला हूँ। आसन एक इरादतन या आदतन की हुई स्थिति है। यह मानव शरीर की आकृति के लिए एक सामान्य शब्द है। एक अच्छा आसन श्वसन को बढ़ाता है, शरीर के द्रव्यों के प्रवाह को प्रभावित करता है। मतलब कि जब आप आसन कर रहे होते हो तो आप बॉडी को कुछ अलग तरीके से मूव कर रहे होते हो। जब आप बॉडी को अलग तरीके से मूव करते हो तो आपकी जो ब्रीथिंग है वो बढ़ती है, और साथ ही जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी के एक एक पार्ट तक अच्छे तरीके से पहुंच जाता है। आसन का मतलब क्या है? आसन का अर्थ व्यक्ति को व्यक्ति में बदलता है, यानी कि एक व्यक्ति को एक अच्छे व्यक्ति में बदलता है। एक आसन जो एक के लिए अच्छा हो सकता है दूसरे के लिए सही नहीं हो सकता। है जैसे मान लो किसी के रीढ़ की हड्डी में बहुत पहले से किसी प्रकार का दर्द है तो वह रीढ़ की हड्डी वाले आसन नहीं कर पाएगा। आसन को परिभाषित करना कठिन है, किंतु एक अच्छा आसन इस प्रकार परिभाषित है कि सर्वश्रेष्ठ आसन वह है जिसमें शरीर के भाग कम तनाव की स्थिति में संतुलित रहते हैं और अधिक संतुलन में रहते हैं। जब आप ऐसा फील करते हो आसन लगाने के बाद कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई है तो आप कहते हो कि वह सही आसन है। कुछ आसन के कुछ आधारभूत आसन है, खड़ा होना, बैठना, लेटना, तो इन पे ध्यान रखना चाहिए। बैठते टाइम रीढ़ की हड्डी ठीक हो, सोते टाइम जो आपका तकिया है तकिए को आपको रखना है, तकिए के नीचे आपका सिर हो। कुछ ये साइज आदतें हैं, इन आदतों को आप पालन कर सकते हो। अभिभावकों की भूमिकाएं, अभिभावकों को देखो ये करना चाहिए। कई बार क्या करते हैं अभिभावक अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो इस वजह से बच्चों में कई शिकायतें होने लगती हैं। तो बच्चों के साथ समय बिताओ, उनके सामने स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करो, उन्हें बाहर लेके जाओ, उनका जन्मदिन मनाओ, उनकी समस्याओं के साथ साझा करो, उन्हें सही चीज़ को सही तरीके से करने को प्रोत्साहित करो। जोश, प्यार,
देखभाल की अनुभूतियों को व्यक्त करो, हमेशा आपके साथ की मनोवृत्ति, यानी उनके अंदर ऐसा एटीट्यूड हो कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ हैं, और बुरी आदतों को पीछे छोड़ना, ये चीज़ें। शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? एक शिक्षक आने वाले जीवन और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कैसे? बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित काम करना होगा। पहला, हर एक बच्चे को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, उनके स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से व्यक्त करना, बच्चों के साथ अच्छी आदतों को साझा करना, अभिभावकों के शब्दों का विस्तार करना, उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए उन्हें अनुभव मुक्त करना और उनके सामने प्रस्तुत करना, जैसे कि खुद अनुशासन में रहो, खुद समय से काम करो, खाने पीने की आदतें खुद सही बनाओ। देखो, मैंने आपसे बोला था कि ये जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स में समझने का कुछ भी नहीं है, जस्ट रीडिंग लेने का है, तो वो ही हम यहाँ पर करेंगे, और जहाँ पर थोड़ा बहुत समझने का रहेगा वहाँ पर हम समझते हुए भी चलेंगे। चलो, यूनिटी खत्म हो गई, तो ये हमारी 7th यूनिट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमारी आएगी 8 यूनिट। तो अभी हम जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं तो एक दिन में 2 खत्म कर ले रहे हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।